नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आने वाली तमाम भर्तियों की बेहतरीन तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पर मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ। आप लोग जुड़े हैं तो अंत तक वीडियो के अंदर जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो शेयर और लाइक जो होता है वो आपसे कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे L1 की नियुक्ति के संबंध में, या जो याचिका लगी रखी है जिसपे जांच के आदेश हो चुके हैं उस संबंध में इनकी नियुक्ति जो रुक जाएगी या रद्द हो जाएगी, इस संबंध में आगे क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर बात करेंगे। साथ में बात करेंगे L1 की वेटिंग को लेकर। काफ़ी विद्यार्थी L1 की वेटिंग के विद्यार्थी बहुत परेशान हैं, उनको लेकर बात करेंगे। और साथ में जो आपकी रीट 2023 कहे, मुख्य परीक्षा कहे, जो भी आप इस चीज़ को समझे, थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर ये कब तक परीक्षा हो सकती है, सेकेंड ग्रेड इसमें कितना अंतर रह सकता है और फर्स्ट ग्रेड कब तक भर्ती जा सकती है, इसकी परीक्षा कब तक जा सकती है, इसको लेकर इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहे और ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे L1 की नियुक्ति को लेकर। जैसा कि मैंने काफ़ी दिन पहले एक वीडियो डाला था L1 की नियुक्ति को लेकर, मैंने एक चीज़ स्पष्ट की थी कि L1 की नियुक्ति को लेकर थोड़ा डिले जा सकता है। हालांकि विभागीय प्रोसेस अपने अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन विभागीय प्रोसेस को ही बहाना बनाकर गवर्नमेंट इसको डिले कर सकती है। L1 की नियुक्ति में एक बड़ी बाधा भी है, जिसे अपन ट्रांसफ़र का नाम दे सकते हैं। लगातार जो अध्यापक है उनकी मांग चल रही है कि इनकी नियुक्ति से पहले पहले जो ट्रांसफ़र किए जाए, तबादले किए जाए, लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट उस पर भी विचार कर रही है, उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं किया गया। तो वो अगर होते हैं पहले तो थोड़ा डिले जा सकती है आपकी L1 की नियुक्ति, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट उस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो आपकी विभागीय प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपकी L1 की नियुक्ति फिलहाल चल रही है। L1 की नियुक्ति को लेकर बात करें तो मई महीना आपके काउंसलिंग और इस प्रोसेस के अंदर ही जाएगा। प्रोसेस को समर्पित कर दिया गया है आपका L1 के लिए मई का महीना, और जून के अंदर आपकी नियुक्ति की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ ये भी है ट्रांसफ़र को लेकर, तो ट्रांसफ़र को लेकर गवर्नमेंट चाहे तो इस बीच ट्रांसफ़र करवा सकती है कि ट्रांसफ़र को लेकर, क्योंकि देखिए इसमें 2 महीने आसपास समय है और गवर्नमेंट इसमें ट्रांसफ़र को लेकर चीज़ें कर सकती है। लेकिन फिलहाल ट्रांसफ़र को लेकर गवर्नमेंट का मूड बहुत लो कैटेगरी में जा चुका है और नियुक्ति को लेकर थोड़ा सा ऊपर है, ताकि लेकिन थोड़ा सा डिले कर रहे हैं ताकि समय थोड़ा सा बच जाए। लेकिन इस बीच एक चीज़ और बड़ी है कि L1 की नियुक्ति के बीच ही सबसे बड़ी जो बात है वो बात है जो याचिकाएं लग रखी थी L1 की जाँच को लेकर, रद्द को लेकर, जो चीज़ें हैं उसको लेकर, उसमें सुनवाई आप लोगों ने देखी हुई है और उसमें आदेश भी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो ये है, क्या इनकी नियुक्ति रुक जाएगी, इसके बाद ऑर्डर पारित होने के बाद क्या कुछ हो सकता है। एक लाइव किया तो लाइव में बताया था आपको कि फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना इनकी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट रुके है, ना इनकी नियुक्ति रुकी है और नियुक्ति प्रोसेस में कोई बाधा नहीं है। और वैसा ही है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट इनकी हो चुके हैं और नियुक्ति प्रोसेस भी इसकी स्टार्ट हो चुकी है। जो मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, कुछ लोगों ने सोचा, सब बोला कि सर गलत बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहा था, वो चीज़ें वैसे वैसे और वैसे वैसे हो रही है। तो वो चीज़ें प्रोसेस आपकी हो रही है और उस आदेश के अंतर्गत आपकी प्रोसेस नहीं रुकी है। लेकिन भविष्य की अगर बात करें तो भविष्य को लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता। पहली बात तो ये, माननीय उच्च न्यायालय क्या निर्देश दे उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होगी। अगर उच्च न्यायालय बीच में ही प्रोसेस रोके तो रोक सकती है, लेकिन फिलहाल सुनवाई पे डिपेंड करेगा कि अगर प्रोसेस रोक दी जाती है तब रुकेगी, फिलहाल प्रोसेस नहीं रुकेगी। नियुक्ति होने के बाद, अगर मान लो नियुक्ति होती है उसके बाद अगर हाईकोर्ट ये डिसीजन देता है कि फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय उसके संबंध में आदेश पारित कर दे कि इनकी जांच की जाए। नियुक्ति भले ही हो चुकी है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ये निर्देश दे जो फर्जी अभ्यर्थी है, जिन्होंने घोटाला किया है, तो उनकी जांच करके उनको बाहर करे, तो उनको बाहर किया जा सकता है। मैंने एक लाइव में कहा था कि नियुक्ति होने के बाद कोई असर नहीं पड़ेगा, वो उनके संबंध में मैंने कहा था जो लोग बिल्कुल सही है, योग्य है, जिनकी कोई भी दिक्कत नहीं है, उनकी नियुक्ति होने के बाद उन्हें कोई नहीं हटा सकता। वो लग गए तो लग गए, मैंने उनके संबंध में ही बात की थी। कुछ लोगों ने मेरी क्लिप को तोड़ मरोड़ कर अलग अलग जगह पर शेयर कर दिया। सर बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा और जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनकी नियुक्ति होने के बाद उन्हें बाहर नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, मैंने आपसे जो चीज़ कही थी वो उसके संबंध में कही थी। जो लोग पात्र है, सही है, योग्य है, उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी, और जो लोग फर्जी है, जिन्होंने धोखा किया है, गलती की, चीटिंग की है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको बाहर भी किया जा सकता है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार। तो वो चीज़ें मैंने बताई थी, कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश की, तो उसको चीज़ को आप गलत मत समझिएगा। वो सब फाइनल डिसीजन के ऊपर निर्भर करेगा। फिलहाल इनकी नियुक्ति पर कोई असर नहीं है। साथियों, बात करें अपन L1 की वेटिंग को लेकर, तो दोस्तों इस बार प्रोसेस थोड़ी चेंज है। जिस प्रकार से 2016-2018 की भर्ती संपन्न हुई थी, उस भर्तियों के अंदर प्रोसेस का जो चीज़ थी वो अलग थी।
उसमें 1 गुना लिस्ट आती थी और उस 1 गुना लिस्ट में मात्र फाइनल अभ्यर्थी ही आते थे। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होती थी। लेकिन वर्तमान में चीज़ क्या हुई, 2 गुना लिस्ट आई है। 2 गुना लिस्ट आने की वजह से इनका वेरिफिकेशन 2 गुना लिस्ट का हुआ है। अब इसमें अंतर क्या है ये समझिएगा। जिस प्रकार पुरानी भर्तियों के अंदर 1 गुना अभ्यर्थी को बुलाते थे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते थे और उसके बाद ज्वाइनिंग होती थी, जिसमें ज्वाइनिंग होने के बाद अपात्र अभ्यर्थी, अब्सेंट अभ्यर्थी बाहर निकलते थे, फिर नॉन ज्वाइनर बाहर निकलते थे। तो जैसे ही अब्सेंट और अपात्र अभ्यर्थी बाहर होते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उनके स्थान पर रीशफल करवाया जाता था। रीशफल होने से एक बार रीशफल आता था और उसके बाद जो लोग ज्वाइन नहीं करते थे, उनके आधार पर वेटिंग आती थी। तो 2 प्रोसेस थी, एक रीशफल और एक वेटिंग था। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि 2 गुना लिस्ट आ चुकी है। 2 गुना लिस्ट में जो फाइनल लिस्ट आई है वो फाइनल लिस्ट अपात्र और एब्सेंट अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह चुके थे उनको बाहर करते हुए ही लिस्ट आई है। तो आप इस चीज को समझ चलिए कि अब रीशफल नहीं आएगा, क्योंकि रीशफल तो अपात्र और एब्सेंट पे आता है, वो तो आ चुके हैं, तो उसके आधार पर रीशफल नहीं होगा। वेटिंग आपकी आएगी, वो भी नॉन ज्वाइनर पे। और कब आएगी, जब इनकी नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति बिल्कुल पूरी हो जाएगी, उनको एक मौका दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद वापस पूरी रिपोर्ट ली जाएगी कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, और उन ज्वाइन न करने वाले व्यक्तियों के आधार पर सीटों पर वेटिंग आपकी आएगी। लेकिन इसमें बड़ी चीज़ ये है कि नॉन ज्वाइनर बहुत कम लोग होते हैं। देखिए, इस बेरोजगारी के अंदर इस हाहाकार मच रखी है, भर्तियाँ आ नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से तो किसी को जॉब मिल रही है। और इस वर्तमान की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि वैसा कोई बेवकूफ़ इंसान होगा जो ज्वाइन न करे। तो सीधी सी बात कहने का मतलब ये है कि वर्तमान की स्थिति के अकॉर्डिंग नॉन ज्वाइनर बहुत कम होंगे, और जब नॉन ज्वाइनर बहुत कम होंगे तो वेटिंग नीचे आने के भी बहुत कम चांस रहते हैं। यानी कि कहे तो डेट ऑफ बर्थ पर ही आपकी वेटिंग नीचे खिसकेगी। इस चीज़ को मैं आपको आश्वस्त कर दूं। जिस प्रकार से मैंने अंतिम फाइनल मेरिट को लेकर आश्वस्त किया था कि इसके ऊपर, इसके अधिकतम इसके ऊपर और निम्नतम इसके नीचे तक ही आपके अंतिम मेरिट जा सकती है, तो वैसा ही आपके सामने देखने को मिला। तो वैसे ही बता रहा हूँ आपको वेटिंग को लेकर। देखिए, नॉन ज्वाइनर बहुत कम होंगे। वैसे लोग जो होंगे जो पहले जॉब में और उनको मनपसंद जिला नहीं मिला तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। अदर स्टेट के लोग होंगे जिनको दूर मिल गया हो, वो उनको सहूलियत ना हो, तो वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। बाकी ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं होगा जो ज्वाइन ना करे। भले बाड़मेर मिल गया हो, जैसलमेर मिल गया हो, वहां भी जाके ज्वाइन करेंगे। तो सीधी सी बात है, वेटिंग बहुत डेट ऑफ बर्थ पे ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। नंबर पे अंतर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलती कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों मैं बात करूं 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा को लेकर, सिलेबस को लेकर। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था अधीनस्थ बोर्ड आपकी बनेगी, एजेंसी वो बनाई जा चुकी है। और सिलेबस को लेकर बात करो, आपके मई के अंत तक आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा 3rd ग्रेड भर्ती का। मुख्य परीक्षा मैंने आपसे पहले कहा था अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं होगी, और इस बात को लेकर आप अभी भी चल के चलिए कि अक्टूबर और नवंबर से पहले मुख्य परीक्षा आपकी 3rd ग्रेड की नहीं होगी। इसके बाद ही होगी, नवंबर दिसंबर के आसपास ले जाया जा सकता है, और आपके 3rd ग्रेड की भर्ती को आप अक्टूबर के बाद के मान के ही चले, इससे पहले नहीं होगी। किसी भी कंडीशन में होने की कोई चांस नहीं है। 2nd ग्रेड को लेकर बात करूँ मैं आपको, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की भर्ती जो परीक्षाएं होंगी वो आसपास ही होने की पूरी संभावना बनती है आपकी। जहाँ तक जो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग 3rd ग्रेड की भर्ती पहले करवाई जाएगी, उसके बाद 2nd ग्रेड परीक्षा करवाई जा सकती है, ये चीज़ समझ चलिएगा। उसके बाद 1st ग्रेड को लेकर बात करूँ मैं आपको, 1st ग्रेड की परीक्षा आपके 2023 के अंदर होगी। इससे पहले 1st ग्रेड की परीक्षा नहीं हो सकती है। और 2023 के मतलब ग्रेड 3rd, ग्रेड 2nd, इनके बाद आपकी 1st ग्रेड की परीक्षा होगी, और उनके बीच आपको 2 या 3 महीने का अंतराल भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को लेकर आश्वस्त रहे जो लोग इन तीनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग समझ चलिएगा, पहले ग्रेड 3rd परीक्षा हो जाएगी, 2nd ग्रेड और फिर 1st ग्रेड होगी। 1st ग्रेड और इनके बीच काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रेड 3rd की परीक्षा आपके अक्टूबर के बाद ही संभावित है, इससे पहले होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि रीट के बाद इनका रिजल्ट, प्रोसेस, सारी चीज़ें देखने के बाद आपको यहाँ तक परीक्षा देखने को मिलेगी। ये मैं आपको विभागीय प्रोसेस फास्ट रूप से सोच के बताऊं तब तक की प्रोसेस है। थोड़ा और गवर्नमेंट इसमें थोड़ा डिले करने की कोशिश करे तो आपकी ये परीक्षा नवंबर दिसंबर के आसपास भी जा सकती है। इस चीज़ को आप समझ चलिएगा। तो ये है 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और वर्तमान में 3rd ग्रेड की भर्ती की परीक्षा तिथियों के संबंध में। यहाँ तक आपकी परीक्षाएं होने की संभावना बनती है। तो आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और सिलेबस को लेकर बात करूँ, मई के अंत तक आपको सिलेबस आपका आ जाएगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट की तैयारी को लेकर बता दूं आपको मैं कि अगर आप पहले से ही पात्र है 2021 के, आपने रीट क्लियर कर रखी, जैसे L1 के विद्यार्थी, L2 के विद्यार्थी तो होंगे नहीं, तो वो लोग सीधा मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। आपको रीट की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने रीट 2021 क्लियर कर रखी है, पात्र हो चुके हैं, तो अगर पात्र नहीं है, अपात्र हैं, उसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए और उसमें पात्र हो जाइए। उसके बाद आप जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास पात्रता है वो सीधा मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है।
तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भवानी। दोस्तों रील 2022 की बेहतरीन तैयारी कीजिए भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर रील 2022 के बेहतरीन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। भारत के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। प्री टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से बैच में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको कोड यूज करना है टीचर गुरुजी कोड यूज करते आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो आप तुरंत जाकर अनअकैडमी को डाउनलोड कर सकते हैं और अब बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत ही अब जल्दी ही अनअकैडमी के प्राइजेस हाइक होने वाले। तो आप जाकर इन बैचेस में जुड़ सकते हैं।